हेलो दोस्तों, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम साइकोलॉजी एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड बीने। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इंटेलिजेंस टेस्ट अल्फ्रेड बीने के द्वारा डेवलप किया गया है। तो यहाँ पर जो टेस्ट अल्फ्रेड बीने ने डेवलप किया है वो है आपका ऑप्शन ए, स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस स्केल। इसी के साथ अल्फ्रेड बीने के बारे में आपको याद रखना है कि ये एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे और इन्हें हम फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि जो सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट था वो इन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया था। यदि हम बात करें कि पहला इंटेलिजेंस टेस्ट का नाम क्या है, तो जो पहला इंटेलिजेंस टेस्ट है वो आपका बीने साइमन स्केल है, जिसे कि 1904 में डेवलप किया गया था। तो आपको ये सभी पॉइंट अल्फ्रेड बीने के बारे में याद रखने हैं। Next question is, Robert Sternberg's triarchic theory of intelligence includes which three component? तो आपको बताना है कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की जो ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है उसमें कौन से तीन कंपोनेंट है। तो इसमें जो तीनों कंपोनेंट है वो है आपका एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। आप इसे कैप से भी याद रख सकते हैं। सी से आपका क्रिएटिव, ए से आपका एनालिटिकल और पी से आपका प्रैक्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आपको बताना है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो यदि हम बात करें इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म की, तो इस टर्म को पीटर सॉल्वे और जॉन मेयर ने दिया है। मतलब कि सबसे पहले जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इस पर बात पीटर सॉल्वे और जॉन मेयर ने की है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पीटर सॉल्वे। इसी के साथ आपको याद रखना है दैट दिस टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस इज लेटर पॉपुलराइज्ड बाय डैनियल गोलमैन। ठीक है, आपको याद रखना है कि यदि क्वेश्चन आए कि इस टर्म को, ये जो टर्म है इमोशनल इंटेलिजेंस, इसे किसके द्वारा पॉपुलराइज किया गया है, तो तब आपने डैनियल गोलमैन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which theory of intelligence emphasizes the role of fluid and crystallized intelligence। तो आपको बताना है कि वो इंटेलिजेंस की कौन सी थ्योरी है जो फ्लूइड और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के रोल पर एम्फसाइज करती है, उस पर जोर देती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कैटल हॉर्न कैरल थ्योरी। तो आपको याद रखना है कि जो कैटल हॉर्न कैरल थ्योरी है ये फ्लूइड और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के रोल पर काफी ज्यादा एम्फसाइज करती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। Next question is, what is the term for the ability to process and analyze spatial information? तो आपको बताना है कि spatial information को process करने की, उसको analyze करने की ability को हम क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं spatial intelligence। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, spatial intelligence। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डेवलप्ड द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट मॉडल। तो आपको बताना है कि जो बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट मॉडल है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये जो मॉडल है इसे पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे के द्वारा डेवलप किया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैक्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which personality theory emphasizes the role of unconscious thoughts and feelings। तो आपको बताना है कि वो पर्सनैलिटी की कौन सी थ्योरी है जो अनकॉन्शियस थॉट्स और फीलिंग के रोल पर एम्फसाइज करती है, उसकी भूमिका पर काफी जोर देती है। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो आपकी साइकोडायनेमिक थ्योरी है यहाँ पर बात होती है अनकॉन्शियस थॉट्स की, फीलिंग्स की। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, साइकोडायनेमिक थ्योरी। इसी के साथ यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि आपको बताना है कि जो साइकोडायनामिक थ्योरी है वो किसके द्वारा डेवलप की गई है। तो आपको बताना है दैट हु डेवलप्ड द साइकोडायनामिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू आइजैक्स पर्सनालिटी थ्योरी व्हिच डायमेंशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पल्सिबिलिटी एंड सोशिएबिलिटी। तो आपको बताना है कि आइजैक की पर्सनालिटी थ्योरी के अनुसार इम्पल्सिबिलिटी एंड सोशिएबिलिटी किस डायमेंशन की विशेषताएं हैं। यदि हम आइजैक की पर्सनैलिटी थ्योरी की बात करें तो इन्होंने पर्सनैलिटी को 3 पेयर्स में डिवाइड किया है और ये 3 पेयर है, इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन, स्टेबिलिटी न्यूरोटिसिज्म और सेल्फ कंट्रोल साइकोटिसिज्म। ठीक है, और आपको याद रखना है कि जो आइजैक है वो क्या है, एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो जो इम्पल्सिबिलिटी है और सोशिएबिलिटी है ये आपके एक्स्ट्रावर्जन में आते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एक्स्ट्रावर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
who proposed the theory of cognitive development that includes stages of sensory motor, pre-operational, concrete operational and formal operational। तो आपको बताना है कि जो कोग्निटिव डेवलपमेंट की वह थ्योरी जिसमें कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज सम्मिलित है, वो किसके द्वारा दी गई है। तो इस पर हम ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो मेक श्योर कि आप सभी मुझे अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। Next question is, which theorist proposed the stages of psychosocial development, including trust versus mistrust, identity versus role confusion, and integrity versus despair? तो आपको बताना है कि वो कौन से थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने की साइको सोशल डेवलपमेंट की स्टेजेस दी हैं, जिसमें आपके पास ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन और इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर स्टेज आ जाते हैं। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये आपके एरिक एरिक्सन ने दिए हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एरिक एरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which part of the brain plays a crucial role in regulating emotions, especially fear? तो आपको बताना है कि वो ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो कि इमोशंस को रेगुलेट करने में क्रुशियल रोल प्ले करता है, स्पेशली जो फियर है उसको रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एमिगडाला। जो आपका एमिगडाला है ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो कि हमें हमारे इमोशंस को, स्पेशली जो फियर है उसको रेगुलेट करने में क्रुशियल रोल प्ले करता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डेवलप्ड द कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी अप्रोच? तो आपको बताना है कि जो सीबीटी यानी कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी अप्रोच है वो किसके द्वारा डेवलप की गई है। तो जो सीबीटी है इसे एरन बेक ने डेवलप किया है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एरन बेक। Next question is, what is the term for the process by which we tend to remember the first and the last items in a series? तो आपको बताना है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से हम किसी सीरीज के सिर्फ फर्स्ट और लास्ट आइटम्स को ही याद रख पाते हैं। तो हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं कि अक्सर हम किसी लंबी लिस्ट के या फिर लंबी सीरीज के सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग की ही चीजों को हम सही से याद रख पाते हैं, ठीक है। अक्सर जो बीच की चीजें होती हैं हम उनको भूल जाते हैं और इस चीज को हम सीरियल पोजीशन इफेक्ट कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सीरियल पोजीशन इफेक्ट। इसी के साथ आपको याद रखना है कि ये जो टर्म है सीरियल पोजीशन इफेक्ट, इसे हरमन एबिनॉस के द्वारा दिया गया है। Next question is, which motivation theory proposes that behavior is driven by three innate needs: power, affiliation and achievement? तो आपको बताना है कि वो मोटिवेशन की कौन सी थ्योरी है जो कहती है कि जो बिहेवियर है वो तीन इननेट नीड्स की वजह से प्रेरित होता है। और ये तीन नीड्स कौन सी हैं? ये है आपकी पावर, एफिलिएशन और अचीवमेंट। तो आपको बताना है कि ये कौन सी मोटिवेशन की थ्योरी कहती है। तो ये आपकी मैक्लेलैंड एक्वायर्ड नीड थ्योरी है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मैक्लेलैंड्स एक्वायर्ड नीड थ्योरी। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड नीड्स है वो आपके मैक्लेलैंड के द्वारा दी गई है। और जो मैक्लेलैंड है इनका पूरा नाम डेविड मैक्लेलैंड है और इन्होंने अपनी थ्योरी में बात की है नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन की। उन्होंने कहा है कि ये तीन ऐसी इनेट नीड्स हैं जो कि हमारे बिहेवियर को वो ड्राइव करती है, उसे प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस? तो आपको बताना है कि इनमें से किसने इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी को प्रतिपादित किया था। तो हम जानते हैं कि जो पीटर सॉल्वे और डेनियल गोलमैन है इन दोनों की कंट्रीब्यूशन रही है थ्योरी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस में। लेकिन आपको याद होगा कि हमने अभी बात की थी कि जो सॉल्वे हैं और जॉन मेयर है इन्होंने सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की थी, ठीक है। और बाद में जो गोलमैन है इन्होंने इसको आगे काफी ज्यादा पॉपुलराइज किया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पीटर सॉल्वे। Next question is, what is the term for the process by which we tend to form opinion or make decisions based on the first information we receive? तो आपको बताना है कि उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसके द्वारा हम सबसे पहले प्राप्त सूचना के आधार पर ओपिनियन बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम एंकरिंग बायस कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एंकरिंग बायस।
Next question is, what is the term for the process by which we tend to remember information better when we are in a similar emotional state? तो आपको बताना है कि उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसके द्वारा यदि हम किसी सिमिलर इमोशनल स्टेट में हो तो उस समय के दौरान हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को ज्यादा बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी। यदि हम स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी की बात करें तो ये एक ऐसा फिनोमिना है, यदि यहाँ पर जो इंडिविजुअल है यदि वो उसी सेम इमोशनल स्टेट में हो या फिजिकल स्टेट में हो जिसमें उसने उस इंफॉर्मेशन को एक्वायर किया था, तो वो उसी सिचुएशन में उस इंफॉर्मेशन को ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा इफेक्टिव तरीके से याद कर पाता है, उसको रिट्रीव कर पाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी है वो क्या होती है। इसी के साथ हम मूड कॉन्ग्रुएंट मेमोरी की बात भी कर लेते हैं। तो जैसे कि इसके नाम में ही मूड है, ठीक है, मतलब कि जो मूड कॉन्ग्रुएंट मेमोरी होती है वो ऐसी मेमोरी होती है जो कि हमारे मूड पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम अभी खुश हैं तो हम सिर्फ उन्हीं चीजों को याद करेंगे जिससे हमें खुशी मिलती है, मतलब कि हम पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे याद करते हैं। Next question is, which process involves learning norms, values and behavior from others? तो आपको बताना है कि वह प्रोसेस जहाँ पर हम दूसरों से नॉर्म्स, वैल्यू और बिहेवियर को सीखते हैं, लर्न करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो ये जो प्रोसेस है इसे हम सोशलाइजेशन कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सोशलाइजेशन। Next question is, which agent of socialization has the most significant influence on children development? तो आपको बताना है कि वो कौन सा सोशलाइजेशन का एजेंट है जिसका बच्चों की डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यह है आपका फैमिली। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु coined the term looking glass self to describe self development through social interactions? तो आपको बताना है कि ये जो टर्म है लुकिंग ग्लास सेल्फ, ये किसके द्वारा दी गई है। तो ये जो टर्म है लुकिंग ग्लास सेल्फ, ये चार्ल्स कूले ने दी है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, चार्ल्स कूले। अब यदि हम बात करें लुकिंग ग्लास सेल्फ के बारे में, तो कैसे एक इंडिविजुअल अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को तैयार करता है, अपनी आइडेंटिटी को शेप करता है, फॉर्म करता है थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम अदर, इस चीज को हम लुकिंग ग्लास सेल्फ कहते हैं। मतलब कि कैसे लोग उसे देखते हैं, कैसे वो उन्हें जज करते हैं, वो खुद के बारे में क्या सोचते हैं, उससे क्या है उनका एक सेल्फ कॉन्सेप्ट फॉर्म होता है, एक सेल्फ आइडेंटिटी फॉर्म होती है, और इसी चीज को हम लुकिंग ग्लास सेल्फ कहते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।